Hello students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we are going to revise our 4 chapters simultaneously, that is chapter number 1, 2, 4 and 6. I hope you all have seen the videos of this chapter, you have read the question answers of this chapter and understood all the chapters very well. Now let's revise these chapters one again. The first thing in the first chapter, that is the name of the chapter is Business, Trade and Commerce. In this we have already understood the concept of this chapter. In this we have understood what are the economic activities and what are the non-economic activities. If we talk about the economic activities are those activities which are done to earn some profits. For example, teacher teaching in a school, chef preparing the food in the hotels, these all are the economic activities. These are done to earn some profit or revenue. जैसे कि बात करें कि हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ हमने परचेज करी किसी भी शॉपकीपर से, तो वो अपना कुछ सेट ऑफ मार्जिन रखता है, तो वो मार्जिन उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है. वो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए. अगर जो गुड्स है वो सेम प्राइस पे परचेस कर आपको सेम ही प्राइस पे सेल कर देगा तो वो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगी. तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब हमने बात करी थी तो हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था. पहली चीज आती है बिजनेस, सेकेंड थिंग इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, बिजनेस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज. अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या, जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज क्या आती है हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. लेकिन जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेज करके अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो दोनों ही चीज की बात की जाए तो दोनों काम किस लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो चीज किसमें इंक्लूड हो गई, दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज. सेकेंड थिंग इज प्रोफेशन. प्रोफेशन इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स. जब आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है, फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं. डॉक्टर आपको स्पेशल कंसल्टेंसी देता है, वो चीज़ किस में आएगी, प्रोफेशन. अगर आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं फैमिली में, आप कोर्ट जाते हैं, एक लॉयर की हेल्प लेते हैं, वो चीज़ क्या होती है, प्रोफेशन. तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्किल है, जिसने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री पजेस की हुई है, वो चीज़ किसके अंदर आती है, प्रोफेशन के अंदर. जनरली ये जो रेम्यूनरेशन हमसे चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई बिजनेसमैन तो हमसे डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या. प्रोफेशन का मतलब होता है कि भाई जब कोई भी पर्सन आपको सर्विसेज दे रहा है तो उसके लिए आपसे क्या चार्ज करेगा, अपनी प्रोफेशनल फीस, और वही चीज क्या हो जाएगी, उसका प्रॉफिट हो जाएगा या उसका रेम्यूनरेशन हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट. इफ यू आर डूइंग जॉब विद एनी एम्प्लॉयर, जब हम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारी कहीं ना कहीं जॉब लगती है, हम कुछ ना कुछ रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो जब हमें जो सैलरी मिल रही है, जिस एम्प्लॉयर के अंडर हम काम कर रहे हैं, उस रिलेशन को क्या बोला जाता है, रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जहाँ पे एक पर्सन जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या आपको जॉब पे रखा हुआ है, वो पर्सन तो कौन होगा, एम्प्लॉयर. और जिसके पास आप जॉब कर रहे हो मीन्स आप क्या कहलाओगे, एम्प्लॉय. तो जो सर्विसेज आपने उस एम्प्लॉयर को दी, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है आपकी सैलरीज. उसी चीज को क्या बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट. तो आई थिंक तीनों चीज आपको क्लियर होंगी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट थिंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द वेलफेयर और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और वी कैन से फॉर द लव और अफेक्शन. ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं की जाती, ठीक है. मींस हमने बात करी थी शेफ की, जो होटल में फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए उसको वहां पे सैलरी मिल रही है. लेकिन अगर वही पर्सन अपने घर में फूड प्रिपेयर कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो वहां से उसको कुछ भी सैलरी नहीं मिल रही, तो वो एक्टिविटीज किसके अंदर आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मींस इनको नॉन इकोनॉमिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं होगा. जब प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो कोई भी टैक्स हमें गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट कोई भी चीज प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ सकती. तो ऐसी एक्टिविटीज जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, लव एंड अफेक्शन के लिए की जाती हैं, वो चीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस इज एनीथिंग इन विच एन इंडिविजुअल गेट्स बिजी. मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है. आपने कोई भी अपने ओल्ड गुड्स सेल कर दिए, ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा.
लेकिन अगर आप ओल्ड गुड्स बार बार सेल करते हो, एक जगह से परचेज करते हो दूसरी जगह सेल करते हो, तो वो चीज किसके अंदर आती है, बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मींस दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू और प्रॉफिट। For production and sale of goods and services, means these activities are done for doing any kind of production, means जब हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात की थी, या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम गुड्स एक जगह से परचेज कर रहे हैं और दूसरी जगह उसको क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। For satisfying the human needs, here humans are the customers who are purchasing our goods and services। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कंटिन्यू बेसिस पे की जा रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जा रही है और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जा रही है, वही चीज क्या होगी, बिजनेस एक्टिविटीज में इंक्लूड की जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज what are the business activities? If we talk about, we can categorize it into two types, that is industries and commerce। If we talk about industries, these includes production of goods and services। क्योंकि जब भी हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में सोचते हैं या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रही है। और अगर हम बात करें KEDL, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज किस में होगी, हमारी बिजनेस में इंक्लूड होती है। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री में सिर्फ क्या होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, सप्लाई से कुछ भी रिलेटेड नहीं होता। मींस गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा बस। If we talk about industry, we can categorize it into three types, that is primary industry, secondary industry and tertiary industries। If we talk about primary industries, what is the work of the primary industries? Primary industries generally deals in extraction of natural resources। जैसा हमने बात करी कोल, कोल को कहाँ से लिया जाता है, माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसी चीज जो हमें नेचुरली अवेलेबल है उसका हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो भी चीज हमें लैंड से, माइन से, जहां से भी अवेलेबल हो रही है वहां से उसका क्या किया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है वहां से। तो वो चीज किसके अंदर आएगी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मींस अब हम बात करें, जब हमने बात करी थी कोल की, तो कोल यहां से तो एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन सेकेंड इंडस्ट्री ने क्या किया, उस कोल से इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। तो वो एक्टिविटीज किसके अंदर आएंगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर। और टर्शियरी और सर्विस सेक्टर, मींस ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मींस हम बात करें कि अगर टेलीकम्युनिकेशन में जो कॉल सेंटर्स होते हैं, वो चीज़ किस में आती है, टर्शियरी में। आपको जो कोई भी गुड्स आपने परचेज किया उसके लिए आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही है, वो किस में आएंगी, टर्शियरी में। तो बेसिकली टर्शियरी का काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्स। कॉमर्स इज जनरली रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो चीजें आती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड की बात की जाए, ट्रेड में हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ओके। इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बट ट्रेड की जहां पे बात आती है, ट्रेड में कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। यहाँ पे गुड्स एक जगह से परचेज करके और दूसरी जगह सप्लाई कर दिया जाता है। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, these are the helping services। means जब गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर किया, when I have produced that goods, it is not possible that it is sale at the times of manufacturing। जिस टाइम वो बना उसी टाइम वो सेल हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो मेरे को लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस सर्विसेज, warehousing services, okay, these are the services which are included in auxiliaries to trade, which are supporting services which are helping me in providing the goods and services to the ultimate consumers, okay। Now there are various factors which need to be discussed while starting a business। First one is selection of the line of business, that means which type of business activities you want to start। मीन्स यू वांट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज। किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हैं वो चीज आपको फर्स्ट स्टेज पे डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज ये एक ऐसी स्टेज है जहां आप अपनी कैपिटल यूज करने वाले। सेकेंड थिंग इज साइज ऑफ द फर्म, that means the area, the territory of your business is decided। that means you want to operate in the local territory or you want to operate in the whole world। means आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी होगी, क्या क्या चीज आप मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से आपकी साइज ऑफ द फर्म डिसाइड होगी। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। we have discussed various types of ownership, that is we have discussed sole proprietorship, partnership,
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो एक ऐसी टाइप्स हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब इनकी जरूरत क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जो चीज आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, फॉर्म ऑफ ओनरशिप डिसाइड की जाएगी। Fourth one is location of business enterprise, means from where you want to operate your business activities, means कहाँ से आपका बिजनेस ऑपरेट होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है रिबॉक कंपनी का, जो टोटली स्पोर्ट्स यूटिलिटीज आइटम्स में डील करती है, ठीक है। तो उस कंपनी का जो हेड ऑफिस है, मींस वो कंपनी का एक प्रोसेस है काम करने का, क्या कि वो जो कंपनी है वो यूएसए से डायरेक्टली ऑपरेट होती है, ओके। अब उसने क्या किया हुआ, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पे बनाए हुए है, लेकिन उसने अपनी जो यूनिट्स हैं वो हर जगह बना रखी हैं, हर जगह से सप्लाई करते हैं। तो डिसीजन कहाँ से लिए जाते हैं, सारे फॉरेन से, और जो कंट्रोल किया जाता है वो कहाँ को किया जाता है, जहां जहां उनके आउटलेट्स हैं वो सारा वहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो लोकेशन में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस किस एरिया से ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंसिंग द पोजीशन प्रपोजिशंस, दैट मीन्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू अरेंज योर कैपिटल, कहां से आपके पास पैसा आने वाला है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेब्ट। मींस जो पूरी कैपिटल है, आप इतने सफिशिएंट है कि आप पूरी कैपिटल खुद से लगाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कुछ कैपिटल आप अपने पास से लगाइए और दूसरा आप क्या कर लीजिए, बोरो कर लीजिए या फिर लोन ले लीजिए। तो बिजनेस के लिए एक ऑप्शन होता है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, बट उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, बैंक से, मनी लैंडर से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जिससे आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या की जा सके, पूरी की जा सके। नेक्स्ट थिंग इज प्लांट लेआउट, दैट मीन्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आपको कितने डिपार्टमेंट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट इज competent and committed workforce, that means now you have to recruit the manpower at this stage, means जो जो employees आपको जरूरत है वो आपको यहाँ पे रिक्रूट करने पड़ेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए एज वेल एज आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग इज टैक्स प्लानिंग। As we know, the businessman requires more and more profit and do not wants to distribute their profit in the form of tax. Means ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास रहे और गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स हमें देना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम होती हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट की किसी स्कीम में, जैसे आपने एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर रखी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को कंजर्व कर सकते हैं और कम से कम आपको टैक्स किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। जब आप ये सारी प्लानिंग कर चुके होंगे, ठीक है, उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Now, if we talk about different forms of organizations, each form is having their merits and demerits. The first one is sole proprietorship. When the area of the business is small, when the person who is doing the business activity is single individual, then sole proprietorship is very beneficial. Means जब आपके पास बहुत कम कैपिटल है, आप बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कोई रिटेल शॉप हो गई, कोई भी सलून हो गया, कोई भी छोटे मोटे बिजनेस आइटम्स आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो ऐसी एक्टिविटीज जो एक ही जना इजीली मैनेज कर पाए, उस टाइप के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट थिंग इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इन दिस द हिंदू फैमिली स्टार्ट्स द बिजनेस। यहाँ पे एक बेनिफिट होता है, जैसे हम बात करें कि जब हमने बात करी थी कि भाई कोई भी बिजनेस में अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को इंक्लूड करते हो तो वो क्या होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो पर्सन 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए। बट ये चीज़ यहाँ पे आकर ख़त्म कर दी गई। उन्होंने बोला कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जिस दिन बर्थ हो जाएगा किसी भी इंडिविजुअल का, उसी दिन से उसको क्या मान लिया जाएगा, मेंबर मान लिया जाएगा, पार्ट ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज in joint Hindu family all decisions are taken by the karta. Karta is the head of the family who takes all the decisions on behalf of joint Hindu family business. Next thing is partnership. When two or more persons starts the business, then it is known as partnership form of business. अब देखिए यहाँ पे आके एक रिस्ट्रिक्शन हमारे सामने आ जाती है कि जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी मीन्स जो डेट हमने, जितना भी लोन हमने लिया है उसको पे करने की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है।
अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपके बिजनेस की एसेट्स इतनी नहीं भी है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ सकती है। ओके, तो यहाँ पे पार्टनरशिप पे आने के बाद क्या हो जाता है कि एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। दूसरी चीज क्या कि जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं अब सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर लेने पड़ेंगे, आप एक ही जना बिजनेस के डिसीजंस नहीं ले सकता। थर्ड थिंग कि सारे जो प्रॉफिट होंगे आपको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पार्टनरशिप के अंदर फेस करनी पड़ सकती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बेसिकली द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। Here decisions are taken by all the members who are contributing in this cooperative societies. In this, irrespective of the contribution, each and every individual is having one voting right. That means अब क्या फायदा होगा कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो सारे मेंबर्स के बीच में लिए जाएंगे, तो डिस्प्यूट होने के जो चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट भी इन सोसाइटीज के लिए क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इनका वर्क क्या होता है, लोगों को वेलफेयर करना, लोगों को बेनिफिट पहुंचाना। तो जो गवर्नमेंट होती है वो भी इनके ऊपर कंट्रोल रखती है, साथ के साथ इन पे कंट्रीब्यूशन देती है। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखा होगा जितने भी मल्टी स्टोरीज या फ्लैट्स बन रहे हैं वहाँ पे एक सोसाइटी क्रिएट की जाती है, और वो सोसाइटी जो क्रिएट की जाती है वो लोगों के जितने भी मेंबर्स वहाँ पे रह रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए होती है। तो उसी को क्या बोला जाता है, उन्हीं टाइप की सोसाइटीज को बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द नेक्स्ट थिंग इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। When the two companies collaborate with each other, it is known as joint stock company. यहाँ पे होता क्या है, दो इंडिविजुअल कंपनीज अपने अपने स्टॉक्स मीन्स अपनी कैपिटल, अपनी एसेट्स, अपनी मशीनरीज, वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और एक नई कंपनी फॉर्म की जाती है। फ़ायदा क्या कि जो कंपनीज है उनको कैपिटल मिल गई। दूसरी चीज़, अगर किसी एक कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट दूसरे को मिल गया, किसी एक कंपनी के पास लेबर फोर्स अच्छी है उसका बेनिफिट दूसरे को मिल गया। तो जनरली जॉइंट स्टॉक कंपनी किस लिए ली जाती है कि अगर कोई दो कंपनीज किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाती है, कोलैबोरेट कर जाती हैं, और उससे एक फ़ायदा क्या होता है कि जो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन के चांसेस थे वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Now, the next thing is business services. As we know, business services includes two activities, that is trade and auxiliaries to trade. Trade means buying and selling of goods and services, and auxiliaries to trade, that means it is an helping activities which helps in providing the business services. That means insurance, warehousing, transportation. These are the services which help the businessman in one and the another way. Now, what is trade? Trade is buying and selling of goods. That means I will purchase the goods from one individual and sell it to the ultimate consumers. That means I am working as a mediator between the manufacturer and the ultimate consumers, and I am working for my profit margin or the commission. Next are the auxiliaries to trade. As we know, if we manufacture the goods, कोई भी ऐसे गुड्स मैंने बनाए जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मैंने आज गुड्स बनाए वो आज ही सेल हो जाएंगे, मेरे को उनको अपने स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई गुड्स की जब अर्जेंट नीड होगी तो मैं गुड्स इजीली अवेलेबल करवा पाऊंगा। दूसरी चीज़, मेरे को गुड्स बनने के बाद ये भी डर रहेगा कि कहीं मेरा गुड्स चोरी हो गया, कोई भी प्रीशियस आइटम्स मैंने बनाया उसके चोरी होने का डर, या फिर हो सकता है कि इनमें आग लग जाए, कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाए, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। Now, if we talk about the functions of the commercial banks, as we know, commercial banks are the general banks in which we keeps our saving. जो भी हमने नाम सुना होगा HDFC, SBI, ये एक ऐसी बैंक है जो कमर्शियल बैंक्स इनका नाम होता है। इनका काम क्या है, छोटे छोटे लोगों से छोटी छोटी सेविंग्स कलेक्ट करना और लोगों की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को क्या करना, पूरा करना। ओके, तो इससे क्या फायदा होता है कि भाई जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, बैंक को डिपॉजिट करा देते हैं। बैंक उन्हीं फंड्स को लोगों को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब वो लोन किसी को भी हो सकता है, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल। लेकिन बैंक का क्या फायदा है इसमें, बैंक का फायदा ये होता है कि देखिए जब हम अपना कोई भी फंड्स बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पर हमको बहुत कम इंटरेस्ट देती है, राइट। फॉर एग्जांपल 3.5% अगर अभी करंट की बात की जाए तो
लेकिन जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 12%, 13%, 14% और इवन एट द रेट ऑफ 22%। डिपेंड करता है आप किस तरीके का लोन ले रहे हो, आप हाउस लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाती है। तो जो मार्जिन दोनों के बीच में बचा, देखिए अगर हम बात करें कि बैंक मेरे से लोन पे 14% चार्ज कर रही है और बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रही है 3.5%, तो इन दोनों के बीच का मार्जिन क्या हो गया? बैंक का कमीशन, बैंक का प्रॉफिट। तो इसी प्रॉफिट पे बैंक क्या करती है? काम करती है और अपनी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। एज वी हैव डिस्कस, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम स्मॉल इंडिविजुअल्स। जो छोटे छोटे हाउस होल्ड्स वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जिनको उन पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बैंक के पास डिपॉजिट करवा देते हैं। बैंक के पास डिपॉजिट करवाने के बाद बैंक क्या करती है? उनसे फंड्स एक्सेप्ट करके उनको लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। द फर्स्ट थिंग इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एज वी नो इट इज एन एफडी अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या है? एक सर्टेन अमाउंट हम बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, 5 इयर्स बैंक के पास वो फंड्स रखा रहता है, बैंक उतने ही ड्यूरेशन को उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देती है। सपोज आपने एफडी करवाई या फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया कितने अमाउंट पे? 13% पे। बैंक आपको 13% ऑफर कर रही है। अब बैंक क्या करेगी? उसको ऐसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करेगी अलग अलग कंपनीज में, जिससे बैंक को 13% से ज्यादा रिटर्न मिले। ओके, अब बैंक को सपोज मिल रहा है 20%, तो जो 13 एंड 20% के बीच में जो 7% हुआ वो बैंक का क्या हो जाएगा? मार्जिन। ओके, तो फंड किसका? आपका। उसका बेनिफिट किसने ले लिया? बैंक ने। नेक्स्ट थिंग इज करंट डिपॉजिट्स। एज वी नो करंट अकाउंट्स आर ऑफ द बिजनेसमैन। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट रखते हैं। इसमें फायदा क्या होता है भाई? देखिए पहला नुकसान तो इस अकाउंट का ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता करंट अकाउंट के अंदर, लेकिन बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। क्या कि यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती। जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे बैंक के पास रखा रहेगा। अगर बैंक के ट्रांजैक्शंस अच्छे हैं तो बैंक आपको अदर फैसिलिटीज भी देती है, जैसे ओवरड्राफ्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स आर दी नॉर्मल अकाउंट विच वी आर ओपनिंग विद दी बैंक। जो हम डिपॉजिट कराते हैं, जब आप 18 ईयर्स से ऊपर हो जाते हो तो बैंक आपका एक अकाउंट ओपन कर देती है जहां पे आप अपनी सेविंग्स रख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या? देखिए ये ही एक ऐसा अकाउंट है जिससे बैंक अपनी अदर फंक्शंस परफॉर्म करती है, क्योंकि इस अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे बैंक उसको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि बैंक एक एक्सपेक्टेशन पे चलता है कि भाई अगर किसी पर्सन ने अमाउंट डिपॉजिट कराया तो उसे इमीडिएटली विड्रॉ नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट्स। Recurring deposits, or we can say it is an account in which we deposit the amount at fixed duration. अब इसका फायदा क्या होता है कि नॉर्मल अकाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। ठीक है, आपको एक सर्टेन डेट पे बैंक के पास जाना होता है मंथली और अपना अमाउंट डिपॉजिट करके आना होता है। जो ड्यूरेशन होता है इसमें वो फिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स। अब बैंक क्या करती है? जैसे जैसे आपका फंड्स आता जाता है उसको इन्वेस्ट करती जाती है। जिस दिन इसकी मैच्योरिटी डेट आती है, मींस जिस दिन 5 इयर्स कंप्लीट होंगे, बैंक क्या करेगी? जितना इंटरेस्ट रेट आपका डिसाइड हुआ था उसके साथ आपका पूरा फंड्स रिटर्न कर देगी। लेकिन बैंक को इससे फायदा, वही सेम चीज बैंक ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो बैंक ने आपके ही पैसे पे क्या अर्न कर लिया? कमीशन अर्न कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट्स। इट इज द अकाउंट हैविंग 2 बेनिफिट्स। देखिए क्या होता है, यहाँ पे बैंक ने डिसाइड किया हुआ है कि अगर किसी भी अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो हम उसे किस में ट्रांसफर कर देंगे? एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन वो एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल क्या हुआ, आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है और आपने चेक इशू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके सेविंग अकाउंट में 80,000 डिपॉजिट्स थे और आपने चेक इशू कर दिया 1 लाख का, तो बैंक क्या करेगी? उस एफडी अकाउंट से 20,000 आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आपका चेक क्लियर हो जाएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या? जो डिसऑनर होने के चांसेस थे चेक के वो खत्म हो जाएंगे और आपका चेक इजीली क्लियर कर दिया जाएगा। The next thing is lending of money. First one is loan function. Bank provides various kinds of loans. अब आपको पता है चाहे वो हाउस लोन हो, पर्सनल लोन हो, अलग अलग टाइप के लोन्स बैंक आपको प्रोवाइड करती है। Next thing is overdraft facilities. Overdraft is a facility provided by the business banks to the businessman.
जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं बैंक के साथ, जिनकी बैंक में गुडविल अच्छी है, उनको क्या मिलता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दैट मीन्स आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अमाउंट विड्रॉ करते जाएंगे लिमिट डिसाइड कर देगी बैंक की, इससे ज़्यादा हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दे सकते। और जिस टाइम आप उस अकाउंट से अपनी लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ कर चुके होंगे, बैंक उस पर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। Next thing is discounting of bill of exchange. As we know, you have already understood it in your accounts. होता क्या है, अगर हमने कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज करी, ठीक है, किसी भी पर्सन से क्रेडिट पे परचेज करी, उसको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देना पड़ता है जिसे बोला जाता है बिल्स। अब वो उस बिल को क्या करता है कि सपोज उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है तो बैंक के पास जाकर उसको क्या कर देता है? डिस्काउंट करा लेता है। दैट मीन्स बैंक क्या करती है? उसमें कुछ कमीशन चार्ज करती है और वो अपना कमीशन काट के रिमेनिंग अमाउंट उस पर्सन को दे देती है। जिस दिन उस बिल की ड्यू डेट होगी, बैंक किसके पास जाएगी? परचेजर के पास जाएगी और परचेजर से पूरा अमाउंट मींस जितना उस बिल के अंदर लिखा हुआ था वो पूरा अमाउंट किससे ले लेगी? उस परचेजर से ले लेगी। The next thing and the other facilities provided by the banks are the agency और general utility functions. For example, अगर हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंड आ रहा है उसको रिसीव करना, आपके बिहाफ पे यूटिलिटी पेमेंट्स करना, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो गया, आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, वो सारे फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड करवाता है? आपको बैंक प्रोवाइड करवाता है। तो ये कुछ फीचर्स थे, कुछ फंक्शंस जो बैंक आपके प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट थिंग इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आर द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द रेमेडी अगेंस्ट एनी क्लैमिटी। कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो उसके लिए क्या करवाया जाता है? इंश्योरेंस करवाया जाता है। अब इंश्योरेंस का फायदा क्या कि जो भी रेमेडी, जो भी अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर में होने वाले हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? इंश्योरेंस। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसीज, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें जो अमाउंट दिया जाता है वो कब दिया जाता है? उस पर्सन की डेथ के बाद। ठीक है, जो भी उसके नॉमिनी होंगे उनको वो अमाउंट दे दिया जाएगा। एंडोमेंट पॉलिसी की बात की जाए तो एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस की एक डेट होती है फिक्स, उसके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर वो मैच्योरिटी आ जाती है, दोनों में से जो पहले होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या दे दिया जाएगा? फंड्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट चीज बात की जाए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है? फैमिली मेंबर्स की जॉइंट पॉलिसी कराई जाती है। अगर किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो उस पर्सन के नॉमिनी और रिमेनिंग सर्वाइवर्स मींस जो रिमेनिंग पर्सन थे उनको क्या दे दिया जाता है? वो इंश्योरेंस का अमाउंट दे दिया जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के अलग अलग सिचुएशन के साथ क्या कराई जाती है? इंश्योरेंस पॉलिसीज कराई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट एंड द 6th चैप्टर, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। We know social responsibility means the responsibility of the businessmen towards the society. अब वो क्या responsibility हो सकती है? सारे जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड हैं उनको क्या करना? सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। अब वो कौन लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जो इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर। तो बेसिकली इन शेयर होल्डर्स को ओनर्स भी कहा जाता है। अब एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? टू प्रोवाइड डिविडेंड, टू प्रोवाइड बिजनेस इंफॉर्मेशन टू देम, टू प्रोवाइड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू देम, जिससे उनको एक फेयर इमेज मिल सके कि कंपनी में एक्चुअली चल क्या रहा है। भाई जब हम ओनर बन गए तो हमें पता भी होना चाहिए बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस एंटिटीज को किसको देनी होती है? शेयर होल्डर्स को देनी होती है। नेक्स्ट आर दी वर्कर्स। वर्कर्स आर दी इंडिविजुअल्स हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द प्रोडक्शन। जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसको कर कौन रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं। मशीनरी पे काम कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं। तो उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, उनको सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करवाना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करवाएगा? बिजनेसमैन। नेक्स्ट आर दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर दी पर्सन हु अल्टीमेटली परचेज अवर प्रोडक्ट। तो उनको अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, कोई इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करना। अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब आ गया उनके पास, कोई भी डिफेक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर तो उसको रिप्लेस करना, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना, वो प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब हमें बिजनेस करने के लिए परमिशन ही गवर्नमेंट से मिल रही है तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स उनको टाइम टू टाइम टैक्स देना, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे लाइसेंस में लिखे हुए हैं उन लाइसेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना।
जो सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं उनको फॉलो करना। तो ये ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। नाउ द बिजनेस एथिक्स। Business ethics are the norms and the rules and regulations which a business individual has to follow. That means क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ ध्यान रखते हुए मेरे को मेरा बिजनेस करना है। अब क्या चीज़ क्या सही है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स। मीन्स उनको अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करवाना। दूसरी चीज़ अगर एम्प्लॉयज हैं उनको सही फेयर रेम्यूनरेशन देना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ डिस्प्यूट हमेशा होता है कि भाई फेयर रेम्यूनरेशन क्या, फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब वो होता है कि भाई जिससे मैं मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर पाऊँ। दैट मीन्स अब होता क्या है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सैलरी बहुत कम दी जाती है और काम ज़्यादा कराया जाता है। देखिए काम करवाया जाता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना काम आप एक इंडिविजुअल से करवा रहे हो, द सर्विसेज यू आर टेकिंग फ्रॉम दैट इंडिविजुअल यू हैव टू पे द रेम्यूनरेशन एट दैट सेम अमाउंट। उतनी ही क्वांटिटी में आपको क्या देना होगा, रेम्यूनरेशन देना होगा। ऐसा भी नहीं आप उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो एक बिजनेस एंटिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रू एंड फेयर गुड्स प्रोवाइड करवाना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, अगर उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करना। साथ के साथ अगर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, गवर्नमेंट की कोई भी वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, तो बिजनेस एंटिटी को भी वहां पे क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल with the revision of our 4 chapters. I hope I have recapitulated all the chapters very well and you have understood the chapters also. So we are concluding our revision here only. Thank you and have a nice day.